हाय फ्रेंड्स, ये इस ड्रामा का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो को देखने से पहले उसका पहला पार्ट जरूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया के सियोल में एक वेयर हाउस में आग लग जाती है, जिसमें 8 वर्कर्स अंदर ही फंस जाते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल भागते हैं, पर चाहे वो कितना भी चिल्लाएं, कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें देख पाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था। 1 महीने पहले मूजिन का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक खालीपन में पहुंच जाता है। वहाँ एक नौजवान उससे कहता है, तुम्हारी मौत आज ही होनी थी, लेकिन अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हो और इन वर्कर्स के गार्जियन बन जाते हो तो तुम्हें दोबारा जिंदा होने का मौका मिलेगा। मूजिन पहले से ही एक लेबर लॉयर था, जो वर्कर्स को उनका हक दिलाकर अपना गुजारा करता था। ये काम उसके प्रोफेशन से मिलता जुलता था, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। आग लगने की खबर जल्द ही न्यूज में आ जाती है। मूजिन उन बेचारी आत्माओं को अपनी कंपनी में ले आता है। कंपनी की एम्प्लॉयज झू और शाओ यू के लिए ये सब अब नॉर्मल था। न्यूज पर आग लगने की घटना दिखाई जा रही थी। वर्कर्स म्यूजिन को बताते हैं कि आग लगने के बाद वेयर हाउस के फायर स्प्रिंकलर्स में पानी ही नहीं था। आग बुझाने वाले सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके थे और इमरजेंसी एग्जिट पर वेल्डिंग कर दी गई थी। वो पहले तो घने धुएं में बेहोश हो गए और फिर वहीं जिंदा जल गए। उनकी तो लाशें तक नहीं बची थीं, सब राख हो गया था। शाओ यू इंटरनेट पर चेक करता है। पता चलता है कि इस वेयर हाउस में 3 साल पहले भी आग लगी थी। उस वक्त कंपनी का मालिक जेल तो गया था, लेकिन कंपनी ने अपना नाम बदलकर काम जारी रखा। ये साफ था कि जिसे जेल हुई थी वो तो बस एक मोहरा था। इस कंपनी के पीछे कोई और ही बॉस था। मूजिन ऑफिस से निकलता है। वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपना फोन बेचने की सोचता है, लेकिन उसे सही दाम नहीं मिलते। उसी वक्त सिविल कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में बॉस पेंग हुओ गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जिस वेयर हाउस में आग लगी थी वो असल में उसी का था और उसका मैनेजर भाग गया था। उसका आदमी पेंग हुओ से कहता है कि चिंता न करे, उन्होंने बलि का बकरा पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। तभी वेयर हाउस का मैनेजर लाओ सुई पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाला अच्छा इंसान था। वो लाओ सुई से कहता है कि पहले घर जाकर अपनी फैमिली को अलविदा कह दे और कुछ अच्छा खा ले, और अगर इसके पीछे कोई बॉस है तो सारा इल्जाम अपने सिर पर न ले, क्योंकि अभी अभी एक नया कानून आया है जिसके तहत सजा पहले से 3 गुना ज्यादा हो गई है। ये सुनकर लाओ सुई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी पत्नी को फोन करने की सोचता है। लाओ सुई डर के मारे कांपने लगता है। लीडर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले कहीं जाकर छिप जाओ, बाकी बातों के बारे में अभी कुछ मत पूछना। लाओ सुई कांपती आवाज में कहता है कि वो एक बार घर जाना चाहता है। लीडर कहता है, सपने देखना बंद करो। लाओ सुई चुपके से अपनी सीट बेल्ट खोलता है और अचानक उठकर स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमा देता है। गाड़ी एकदम से कंट्रोल खो देती है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में लहराने लगती है। ड्राइवर घबराकर ब्रेक मारता है। लाओ सुई तुरंत दरवाजा खोलकर उसे धक्का देता है और लोगों की भीड़ में गायब हो जाता है। अगले दिन मूजिन सुबह सुबह शोर से जाग जाता है। भूतों को तो नींद आती नहीं, तो वो पूरी रात बातें करते रहे थे। मूजिन सबसे कहता है कि बाहर जाकर घूमो, बाकी सब वो संभाल लेगा। लेकिन बेचारे वर्कर्स बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी, पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो अपने आप वापस यहीं आ जाते हैं। झू और शाओ यू दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। कल रात लाओ सुई के पकड़े जाने की खबर न्यूज में आ चुकी थी। पेंग हुओ अब बहुत गुस्से में था। उसने ऑर्डर दिया कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा, जो भी लाओ सुई को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। शाओ यू कंपनी की पब्लिक इंफॉर्मेशन से वेयर हाउस की असली होल्डिंग कंपनी का पता लगा लेता है। लाओ सुई तो बस एक कठपुतली था। बात करते करते उनकी बस आ जाती है। आज उन 8 लोगों का अंतिम संस्कार था। मूजिन वहाँ परिवारों को मनाने जा रहा था ताकि वो ये केस उसे सौंप दें, लेकिन अफसोस मूजिन को थोड़ी देर हो गई थी। पेंग हुओ ने अपने वकील को पहले ही बात करने भेज दिया था। परिवार का एक मेंबर मूजिन को अपना दुख बताता है। घर का कमाने वाला तो चला गया, अब अनाथ बच्चों और विधवा माँ को भी तो जीना है। अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अगर हम केस लड़ने भी गए तो उनके पास तो बेस्ट वकीलों की टीम है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक केस सालों तक खिंच जाएगा। तब तक हमारे परिवार वाले कैसे जिएंगे? मूजिन को पहले से ही पता था कि यही होगा। जब भी कोर्ट कचहरी की बात आती है तो जल्दी हमेशा कमजोर पक्ष को ही होती है, क्योंकि उन्हें अपना कीमती वक्त रोजी रोटी कमाने में लगाना होता है। अमीर लोगों को तो बस पैसा ही खर्च करना होता है। ठीक तभी शाओ यू को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वो फोन लाओ सुई का था। वो शाओ यू से मिलना चाहता था।
झूझू हैरानी से पूछती है, तुम उस कठपुतली मैनेजर को कैसे जानते हो? शाओयू बताता है कि वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर है और कल रात उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आग लगने की घटना का पूरा सच बताया गया था। शायद लाओ सुई ने वो वीडियो देख लिया हो और अब उनकी मदद चाहता हो। झूझू को लगता है कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है, हो सकता है ये कोई जाल हो, लेकिन शाओयू कहता है कि अगर ये जाल भी है तो भी उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवारों ने समझौते पर साइन कर दिए तो ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मूजिन सोचकर कहता है, एक काम करते हैं, मैं अकेला वहाँ जाता हूँ, ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। जैसे ही शाम ढलती है, मूजिन शाओयू के दिए हुए एड्रेस पर शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में अकेला चला जाता है। वर्कर्स की आत्माएं उसका रास्ता रोकती हैं। वो नहीं चाहती थी कि मूजिन उस धोखेबाज बॉस से बात करे। मूजिन उन्हें कई बार समझाता है कि लाओ सुई तो बस एक मोहरा है, अगर असली बॉस को नहीं पकड़ा तो लाओ सुई जैसे 10 और लोग इल्जाम अपने सिर लेने के लिए सामने आ जाएंगे। आखिर में वर्कर्स मान जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, अगर डील करनी है तो करो, लेकिन पहले लाओ सुई को हमसे माफी मांगनी होगी। इसके लिए उन्हें मूजिन का शरीर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूजिन की आंखों में गुस्सा भर जाता है, जब तुम लोगों के पास इतनी ताकत है तो मुझे क्यों बुलाया? लाओ सुई की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो जहाँ भी भागता मूजिन वहीं पहुंच जाता। उन बेचारे वर्कर्स का गुस्सा मिलकर एक बवंडर बन जाता है। लाओ सुई हवा में ऊपर उठ जाता है और फिर जोर से जमीन पर आ गिरता है। मूजिन भागकर उसके पास आता है और चिल्लाता है, लाओ सुई ही हमारा इकलौता गवाह है। अगर तुम लोगों ने उसे मार दिया तो हमारे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। शुक्र है लाओ सुई की हड्डियां मजबूत थीं। वो जल्दी ही होश में आ गया। मूजिन ने बेबसी से पूछा, क्या तुम पहले माफी मांग सकते हो? लाओ सुई घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहता है कि इन सब चीजों के लिए वही जिम्मेदार है। वेयरहाउस बनाते वक्त घटिया माल इस्तेमाल हुआ और फायर सेफ्टी के उपकरण सालों से खराब पड़े थे। ये सब बातें वो जानता था। उसे ये भी पता था कि वो बस एक बलि का बकरा है। जिस दिन आग लगने की खबर देखी, उसी पल वो समझ गया था कि उसे जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही उसे अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया, वो बिना सोचे समझे वहाँ से भाग गया। मूजिन पूछता है, तुम्हारे भागने से क्या होता? लाओ सुई कहता है, मैंने एक सबूत छुपा रखा है। सबूत मेरे ऑफिस के फ्रिज में है। बाहर एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आती है। लाओ सुई मूजिन से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उस सबूत को सबके सामने जरूर लाना, भूलना मत। कुछ मिनट बाद 2 आदमी वेयरहाउस में घुसते हैं। अंदर कोई नहीं था। मूजिन का फोन भी अब नहीं लग रहा था। वो दोनों पूरी रात इंतजार करते रहे। अगले दिन उन्होंने न्यूज में मूजिन को देखा। पता चला कल रात दोनों को ही पकड़ लिया गया था। मूजिन ने खुद को एक ब्लॉगर बताया जो फेमस होने के लिए लाओ सुई का इंटरव्यू लेना चाहता था, पर जैसे ही वो मिले उन्हें पकड़ लिया गया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया। मूजिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और झूझू को फोन करता है। उस वक्त झूझू और शाओयू पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे। मूजिन उन्हें आने से मना करता है और फौरन वेयरहाउस जाने को कहता है। लाओ सुई के ऑफिस के फ्रिज में सबूत हैं। वो सबूत बहुत जरूरी है। जब झूझू दोबारा फोन करती है तो कोई फोन नहीं उठाता। रात होने तक उनकी बात उस आदमी से होती है जिसे फोन मिला था, लेकिन उसने सिर्फ फोन देखा था, ये नहीं देखा कि मूजिन के साथ क्या हुआ। शाओयू कहता है कि पहले सबूत ढूंढने चाहिए, वो सबूत कभी भी मिटाए जा सकते हैं। उधर मूजिन को एक बिलियर्ड हॉल में बांध कर रखा गया था। वर्कर्स की आत्माएं वहीं थीं, लेकिन भूत असल दुनिया की चीजों को छू नहीं सकते। वो सब बस मूजिन के चारों ओर खड़े उसे बेबसी से देख रहे थे। पेंग हुओ के आदमी अंदर आते हैं और बिना कुछ कहे उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मूजिन सिर्फ 3 घूंसे खाकर ही बेहोश हो गया। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में प्रोसिक्यूटर लाओ सुई से पूछताछ कर रहा था। वो लाओ सुई को सलाह देता है कि सारा इल्जाम अपने सिर पर न ले। नया कानून अभी अभी आया है और सरकार इस वक्त सख्त एक्शन ले रही है। इस हादसे में 8 लोग मरे हैं। अगर सबसे कड़ी सजा मिली तो तुम्हें 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। ये सुनकर लाओ सुई बुरी तरह डर जाता है। वो ऑफिस में रखे सबूत के बारे में बता देता है। ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर का चेहरा बदल जाता है। वो लाओ सुई से कहता है कि कोई अच्छा वकील कर ले, वरना बात सिर्फ जेल जाने तक नहीं रहेगी। तब जाकर लाओ सुई को समझ आता है कि वो जाल में फंस चुका है। ये प्रोसिक्यूटर पेंग हुओ का ही आदमी था। पेंग हुओ को जब पता चला कि उसे हर जाने में अरबों देने पड़ेंगे तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसके आदमी ने उसे एक सलाह दी कि आजकल एक लेडी काउंसलर वैन बहुत फेमस है और वो कंपनियों के फायदे वाले कानून को सपोर्ट कर रही है। अगर वो उसे अपनी तरफ कर ले तो शायद आग वाले केस में हर जाने से कुछ राहत मिल सकती है। पेंग हुओ ने सुनकर सिर हिला दिया।
उसे नेताओं पर भरोसा नहीं था। वो कहते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। लेकिन उसके आदमी ने कहा कि वो लेडी काउंसलर अलग है। उसका भाई एक सिटीजन ग्रुप का लीडर है और उसके पिता एक बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ हैं। मतलब एक बार पैसा खर्च करके वो सरकार, जनता और मीडिया तीनों को कंट्रोल कर सकता है। यह डील बहुत फायदे की थी। पेंग हुओ को अब भी यकीन नहीं था। पिछली बार जब उसने पॉलिटिकल डोनेशन दी थी तो सरकार ही बदल गई, सारे पैसे बर्बाद हो गए। उसके आदमी ने कहा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काउंसलर वेन मौसम की तरह पार्टी बदलने के लिए फेमस है। जब भी सरकार बदलती है वो जीतने वाली पार्टी में चली जाती है और आजकल वो पार्टी की लीडर बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। पेंग हुओ ने ध्यान से सोचा। आग वाली घटना बहुत बड़ी बन चुकी थी। अब उसे किसी पावरफुल सपोर्ट की जरूरत थी। उधर अंधेरे वेयर हाउस में शाओयू और झुझू ने पूरा कमरा छान मारा था। आखिर में उन्हें सबूत वाली US और B मिल ही गई। लेकिन प्रोसिक्यूटर के फोन के बाद पेंग हुओ के आदमी वहां पहुंच गए और दोनों को कमरे में घेर लिया। शाओयू फुर्ती से खिड़की से बाहर कूद गया। झुझू भी उसके पीछे कूदी पर उसके पैर में मोच आ गई। एक गुंडा उनके पीछे भागा। झुझू ने शाओयू को धक्का दिया और उस गुंडे को एक जोरदार पटखनी दी। बाकी गुंडे भी बाहर आ गए। शाओयू और झुझू गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। अचानक पीछे वाली गाड़ी ने पीछा करना बंद कर दिया। शाओयू पीछे के शीशे में देखकर बुदबुदाया, सही बात है, इतनी कम सैलरी में कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन झुझू कहती है, नहीं, कुछ गड़बड़ है, वो लोग तो जश्न मना रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसकी जेब से USB गिर गई है। झुझू शाओयू से गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है, लेकिन शाओयू को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है और वो तेजी से गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल जाता है। जब दोनों कंपनी वापस पहुँचे तो म्यूजिन पहले ही बचकर वापस आ गया था। झुझू को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन म्यूजिन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी लाओ सुई को पुलिस ने पकड़ लिया था। जब तक वो कोर्ट में गवाही देगा वो केस जीत सकते हैं। लेकिन किसे पता था कि कल क्या होने वाला है। एक हैरान करने वाली घटना हुई। लाओ सुई ने हिरासत में आत्महत्या कर ली या करवा दी गई। म्यूजिन सुनकर परेशान हो गया। अब USB भी खो गई थी और लाओ सुई भी मर चुका था। मरने वालों के परिवार वाले समझौते के लिए चिल्ला रहे थे। असली बॉस के हाथ बहुत लंबे थे। वो पुलिस स्टेशन में गवाह को मारने की हिम्मत रखता था। यह मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बेचारे वर्कर्स पूछने लगे, अब क्या होगा। म्यूजिन को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गम भुलाने के लिए 3 दिन तक सोता रहा। फिर शाओयू का फोन आया। पेंग हुओ कल काउंसलर वेन से डील करने वाला है। अगर काउंसलर ने पैसे ले लिए तो वो जरूर इस मामले को रफा दफा करने में मदद करेगी। उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। यह सुनकर वर्कर्स की आत्माओं को इतना गुस्सा आया कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। म्यूजिन ने उन्हें शांत रहने को कहा। उसके पास एक आखिरी रास्ता था। अगले दिन पेंग हुओ अपने नए हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में गया ताकि पॉलिटिकल डोनेशन की बात कर सके। म्यूजिन भी उसके ठीक पीछे था। वो 8 आत्माओं के साथ टॉप फ्लोर पर चढ़ गया। तभी उसने काउंसलर वेन को अंदर आते देखा। पेंग हुओ ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और अपनी मांगे रखने के साथ साथ डील के पैसों की बात की। पैसों की बात सुनते ही काउंसलर वेन का ठंडा रवैया एकदम बदल गया। उसने सबके सामने कहा कि वो आग वाली घटना पर नजर रखे हुए है। हाँ, उस आग ने 8 जानें ले ली, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों ने तो सिर्फ अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन आपको तो अरबों का नुकसान हुआ है। क्या वो आग आपने लगाई थी? नहीं ना, आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए अगर मैं प्रेसिडेंट बनी तो मैं कानून जरूर बदलूंगी, क्योंकि अगर कंपनियां नहीं होंगी तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा और नौकरियां भी नहीं होंगी। फिर आम लोग किसके लिए गुलामी करेंगे। पेंग हुओ ने हाथ हिलाकर अपने आदमियों को म्यूजिन को पकड़ने का इशारा किया, लेकिन मीटिंग रूम अचानक हिलने लगा। म्यूजिन ने पूरे जोश के साथ अपनी बाहें फैलाईं और उन आत्माओं के गुस्से की शक्ति से तूफान ला दिया। पूरा मीटिंग रूम झुकने लगा। सूरज की रोशनी गायब हो गई। एक गुंडा म्यूजिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। म्यूजिन ने तेजी से रिएक्ट किया और जमीन से पेड़ की बेलें निकली, जिन्होंने उस गुंडे को दीवार से कसकर बांध दिया। काउंसलर वेन बुरी तरह डर गई, लेकिन पेंग हुओ ने घूरकर कहा, ये जरूर कोई जादू टोना है। म्यूजिन का सब्र अब जवाब दे रहा था। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। जैसे ही खतरा टला, पेंग हुओ फौरन पलट गया। तो क्या हुआ? ये कोरिया है, यहाँ पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? सही कहा ना काउंसलर वेन? म्यूजिन ने आंखें बड़ी करके पूछा। पक्का? छत में अचानक एक दरार आ गई। म्यूजिन ने पीछे मुड़कर देखा। वर्कर्स की आत्माएं गुस्सा नहीं थी, सच में भूकंप आ गया था। झुझू और शाओयू अचानक दरवाजे से अंदर भागे। म्यूजिन ने मुड़कर चिल्लाया, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? जल्दी करो। जब म्यूजिन दोबारा होश में आया
तो मीटिंग रूम तहस नहस हो चुका था। ये घटिया पेंग हुओ, इसने तो अपने हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में भी घटिया माल लगाया है। बिल्डिंग अब गिरने ही वाली थी। 2 गुंडे लिफ्ट में भाग गए। जान बचाने के टाइम उन्हें अपने बॉस की भी परवाह नहीं थी। पेंग हुओ उनके पीछे गालियां देता हुआ भागा, लेकिन वो आखिरी लिफ्ट पकड़ नहीं पाया। उसे पीछे से एक चीख सुनाई दी। काउंसलर वैन एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। 2 गुंडों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे हिला भी नहीं पाए। मुजिन ने भागकर दरवाजे का हैंडल तोड़ा और लिवर की तरह इस्तेमाल करके पत्थर को उठा दिया। शुक्र है काउंसलर वैन को बस हल्की सी खरोंच आई थी। एक गुंडे ने पेंग हुओ को याद दिलाया कि छत पर हेलीपैड है। अगर वो नेशनल असेंबली में फोन करें और बाइकांग हुक को उन्हें बचाने के लिए कहें तो वो जरूर हेलीकॉप्टर भेजेगा। उसे शो ऑफ करना पसंद है। वे सब छत की ओर भागे। उन्होंने फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया कि उनकी बिल्डिंग में कोई हेलीपैड नहीं है। पेंग हुओ ने फोन छीनकर चिल्लाया, मैं हेलीपैड पर ही खड़ा हूँ। दूसरे गुंडे ने धीरे से याद दिलाया, सर हमारा हेलीपैड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ये सुनकर पेंग हुओ का दिमाग खराब हो गया। वो अपने बेवकूफ आदमियों पर चिल्लाया, थोड़ा सा हरा पेंट लगाकर और एक एच बनाने से वो हेलीपैड नहीं बन जाता। भूकंप फिर से आया। छत में एक बड़ी दरार पड़ गई। सब लोग नीचे की ओर भागे। आधे रास्ते में उन्होंने देखा कि नीचे आग लग गई है। 2 वर्कर्स भागकर आए। मुजिन ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बिल्डिंग ऐसी क्यों है? वर्कर ने बताया, ऊपर से काम जल्दी खत्म करने का प्रेशर था, इसलिए उन्होंने बारिश के मौसम में ही कंक्रीट डाल दिया। सीमेंट ठीक से सूखा भी नहीं था कि काम शुरू हो गया। ये बिल्डिंग अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। पेंग हुओ ने वर्कर से बकवास बंद करने को कहा। बिल्डिंग एकदम ठीक है, ये सब भूकंप की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो लोग संभले, जमीन में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया। पेंग हुओ ने फुर्ती से एक वर्कर को अपनी ढाल बना लिया। वर्कर ने पेंग हुओ को पकड़ लिया और वो मुश्किल से खाई में गिरने से बचा। वो बॉस से चिल्लाकर कहने लगा कि घर पर उसकी माँ और बच्चे हैं, उसे जीना है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि पेंग हुओ उस वर्कर को लात मारकर नीचे गिरा देगा। सब लोग हैरान रह गए। ये तो सरेआम मर्डर था। लेकिन पेंग हुओ बेशर्मी से बोला, ये एक वर्क एक्सीडेंट है, मैं पैसे दे दूंगा। 3 करोड़ काफी नहीं है तो 5 ले लेना। वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाता। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन फिर से धंस गई। मुजिन ने तेजी से झपटकर पेंग हुओ को पकड़ लिया। झू झू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मुजिन बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है और अपना हाथ छोड़कर पेंग हुओ के साथ खाई में कूद जाता है। जब पेंग हुओ ने आंखें खोली तो उसे चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखे। इस बार मुजिन का दांव काम कर गया था। भगवान ने सच में उसकी मदद की। अचानक चारों तरफ सब कुछ खून की तरह लाल हो गया और अनगिनत काली परछाइयां दिखने लगी। पेंग हुओ ने इतने बुरे काम किए थे कि वो डर के मारे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगा। मुजिन ने मौके का फायदा उठाया और पेंग हुओ से कहा, जल्दी कसम खाओ कि तुम सुधर जाओगे, आग का सच सबको बताओगे और पूरा हर्जाना भरोगे, तभी भगवान तुम्हें बचाएंगे। पेंग हुओ की तो डर के मारे जान निकल गई थी। उसने वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान उन आत्माओं के साथ प्रकट होते हैं। वो पेंग हुओ को एक मौका देने का फैसला करते हैं। अगर पेंग हुओ अभी मर जाता है तो मुजिन को अपनी जिंदगी उसे देनी होगी, लेकिन अगर पेंग हुओ मर गया तो आग का केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि उसे दुनिया में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए छोड़ दिया जाए। इतना कहकर एक कॉन्ट्रैक्ट हवा में तैरता हुआ आता है। पेंग हुओ झुककर उसे ध्यान से देखता है। उसमें वही सब लिखा था जो मुजिन ने अभी अभी कहा था, लेकिन वो तुरंत साइन नहीं करता। इसके बजाय वो मुजिन को बिचौलिया बनने के लिए कहता है और भगवान से कहता है कि वो भगवान के लिए दुनिया में एक बड़ा सा मंदिर बनवा देगा और वहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। मुजिन तो सुन्न पड़ गया। भाई, तुम भगवान को भी रिश्वत देने की हिम्मत कर रहे हो? पेंग हुओ के पास कोई चारा नहीं था। उसे चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा। पेंग हुओ धीरे से पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट में बाद में शर्तें कौन जोड़ता है? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, तुम तो अक्सर ऐसा करते हो, है ना? वक्त 1 घंटा पीछे चला जाता है। मुजिन अपना फोन ऊपर उठाता है और सबको एक इशारा करता है। पेंग हुओ खड़ा होकर कहता है, सब लोग जल्दी भागो, ये बिल्डिंग घटिया माल से बनी है। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर भागते हैं। दोनों वर्कर्स भी लिफ्ट में घुस जाते हैं। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन शायद सब कुछ हो चुका था। अगले दिन पेंग हुओ ने बिल्डिंग को मजबूत करने के कई प्लान्स पर साइन किए। इसमें सिर्फ उसका हेडक्वार्टर ही नहीं, बल्कि वो वेयरहाउस और बाकी प्रॉपर्टीज के सुधार की शर्तें भी शामिल थीं। साइन करते करते उसे शक होने लगा, क्या वो सब सच में हुआ था? लेकिन अब साइन न करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इस घटना के बाद काउंसलर वेन भी कंपनियों की जगह
वर्कर्स के हक में बोलने लगी। आग वाला केस आखिरकार खत्म हो गया। आठों आत्माएं समझ नहीं पा रही थीं कि वो मूजिन का शुक्रिया कैसे अदा करें। इस दुनिया को छोड़ने से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा थी। पापा आ गए, तुम बड़ी हो गई हो, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हें ये पसंद आया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मूजिन का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन तभी झूझू का फोन आया कि वो और शाओयू मुसीबत में हैं। मूजिन फौरन टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अंदर घुसते ही उसे अपनी कंपनी के नीचे वाले कन्वीनियंस स्टोर का एम्प्लॉय आ वेई दिखा। कुछ रात पहले मूजिन स्टोर पर कुछ खरीदने गया था और उसने एक आदमी को आवेई के साथ बदतमीजी करते देखा था। कॉलेज के दिनों में मूजिन ने भी एक स्टोर में काम किया था, इसलिए वो आवेई की हालत समझ सकता था। पर इस लड़के को तो अभी काम पर होना चाहिए था। वो अचानक हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? आवेई ने कहा कि उसे नहीं पता। जब उसकी आंख खुली तो वो यहीं था। मूजिन एकदम कांप गया। आत्माएं असल दुनिया को छू नहीं सकती। ऐसी सिचुएशन उसने पहली बार देखी थी। मूजिन उसके पीछे भागा और देखा कि दूसरे आवेई को इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा है। मूजिन ने आवेई की बहन से पूछा। पता चला कि आवेई कई नौकरियां एक साथ कर रहा था। इस बार वो सुपरमार्केट की पार्किंग में पानी की कमी से बेहोश हो गया था। मूजिन ने हैरानी से पूछा, सुपरमार्केट से कोई नहीं आया? बहन ने कहा कि सुपरमार्केट वालों का कहना है कि उसके भाई की सेहत खुद खराब थी और उनके बेहोश होने से सुपरमार्केट का कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर मूजिन को बहुत गुस्सा आया। एम्प्लॉय काम की जगह पर बेहोश हो जाए और ये उनकी गलती नहीं। उसने फैसला किया कि वो ये केस लेगा। फिर उसे अचानक याद आया कि झूझू ने उसे बुलाया था। शुक्र है उन दोनों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों उस सुपरमार्केट गए जहां आवेई काम करता था। उन्हें पता चला कि आवेई बेसमेंट पार्किंग में शॉपिंग कार्ट्स इकट्ठा करता था। ये काम दिखने में आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत मेहनत का है। एक कार्ट का वजन 20 किलो होता है और एक बार में 20 कार्ट्स धकेलनी पड़ती हैं। आराम करने का तो वक्त ही नहीं मिलता। शाओयू ने हैरानी से पूछा, आराम का वक्त क्यों नहीं मिलता? आवेई के साथी ने बताया, सुपरमार्केट ने 10 मिनट का ब्रेक तो दिया है, लेकिन रेस्ट रूम बेसमेंट से 5 मिनट की दूरी पर है। आने जाने में ही 10 मिनट लग जाते हैं, इसलिए हमें टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं मिलता। तुम लोग काम के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मूजिन ने बताया कि वो कौन है। वो आवेई का वकील है। सुपरमार्केट का मैनेजर कहता है, गर्मियों में लू लगना तो नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे हैरानी है कि लू लगने वाला एक 20 साल का लड़का है। बाकी वर्कर्स तो 40-50 साल के हैं। मूजिन ने CSC टीवी फुटेज देखने की मांग की। मैनेजर ने कहा कि पहले पुलिस बुलाओ, जब पुलिस कहेगी तभी वो फुटेज देंगे। मूजिन हॉस्पिटल वापस आकर आवेई से बात करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि वो लड़का कहेगा, क्या आप मेरी बहन से कह सकते हैं कि इलाज बंद कर दे? मुझे बस ऐसे ही मरने दो। मूजिन को बहुत गुस्सा आया। अभी सिर्फ 20 साल के हो और मरने की बातें कर रहे हो, ये कैसी सोच है? आवेई ने समझाया, पेरेंट्स की मौत के बाद बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं। अगर इलाज चला तो मेडिकल बिल भरने पड़ेंगे और अगर बच गया तो मेरी कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी। ये सब बोझ उसे बर्बाद कर देगा और वैसे भी मैं अब इस दुनिया में और दुख नहीं सहना चाहता। इस नर्क जैसी जिंदगी को यहीं खत्म हो जाने दो। मूजिन निराश होकर ऑफिस लौट आया। शाओयू ने इंटरनेट पर चेक किया और पता लगाया कि वो सुपरमार्केट एक विदेशी कंपनी है। मैनेजमेंट को छोड़कर बाकी सारे निचले स्तर के एम्प्लॉयज एक लेबर कंपनी के जरिए रखे गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो उन्हें लेबर कंपनी से ही बात करनी होगी। तभी सुपरमार्केट का मैनेजर इतना अकड़ रहा था। झूझू ने एक आइडिया दिया, क्यों ना भगवान से पूछें कि क्या करें। पिछली बार आग वाले केस में उन्होंने ही तो मदद की थी। मूजिन को ये सब बकवास लग रहा था। ये कैसा बेकार आइडिया है। इस बात से झूझू को कुछ याद आया। बॉस तो हर बार किसी एक्सीडेंट के बाद ही भगवान से मिलते हैं। अगर हम जानबूझकर एक एक्सीडेंट कर दें तो? और ये सच में काम कर गया। मूजिन ने भगवान से पूछा कि क्या वो एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। भगवान ने साफ साफ कह दिया, इस बार मैं सच में मदद नहीं कर सकता। वो लड़का अभी तक मरा नहीं है। जिंदा लोग मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। मूजिन होश में आते ही चिल्लाया, तुम लोग इंसान भी हो या नहीं? झूझू ने पूछा, भगवान ने क्या कहा? मूजिन ने हाथ हिलाकर कहा, भगवान इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते। तभी उसे एक मैसेज आया। आवेई के साथी ने मैसेज भेजा था। बेहोश होने वाले दिन आवेई सुबह सुबह 40,000 से ज्यादा कदम चल चुका था। इससे पता चलता है
कि काम का बोझ कितना ज्यादा था। इससे शाओयू को एक आइडिया आया। वो चुपके से सुपरमार्केट में काम करने लगा और काम के प्रेशर पर एक वीडियो बनाया। वो सोशल मीडिया के जरिए सुपरमार्केट पर हमला करना चाहता था, लेकिन लोगों का रिएक्शन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। आजकल के बच्चों की बॉडी बहुत कमजोर है, कोई उसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था। अगर काम नहीं होता तो छोड़ देना था। सोशल मीडिया वाला प्लान बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन लोगों के कमेंट्स ने मू जिन को एक आइडिया दे दिया। वो आ वेई की बहन के पास गया और आ वेई के किराए के कमरे की चाबी ले आया। बहन ने पहले ही बताया था कि उसका भाई कई नौकरियां करता था और ज्यादातर कंपनियां नौकरी से पहले मेडिकल चेकअप करवाती हैं। जैसा सोचा था उसे मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। आ वेई का शरीर बिल्कुल ठीक था। अगले दिन म्यूजिन ने वर्क प्लेस एक्सीडेंट के हर्जाने जाने के लिए अप्लाई किया और सर्जरी के पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन आ वेई अब भी होश में नहीं आ रहा था। उस नौजवान को समझाने के लिए मुजिन ने एक लग्जरी कार किराए पर ली और आवेई की आत्मा को लेकर एक लंबे सफर पर निकल गया। रास्ते में उसने आवेई से पूछा कि क्या उसे ये कार पसंद है। आवेई ने मुंह फेर लिया। उसे लगा कि ऐसी लग्जरी कार अगर जन्म से नहीं मिली तो इस जिंदगी में मिलना नामुमकिन है। मुजिन मुस्कुराया। वो भी एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। अपने बड़े भाई की वजह से, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, वो मुश्किल से कॉलेज पूरा कर पाया। बड़ी मुश्किल से वकील बना, एक खूबसूरत लड़की से शादी की। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है, लेकिन अचानक उसके भाई की मौत हो गई। उसने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। पत्नी तलाक मांग रही थी और पेरेंट्स भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। तो असल में वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन उससे क्या होता है, जिंदगी में इंसान को कई गलत रास्तों पर चलना पड़ता है, जैसे कि ये सुरंग। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अंधकार वाला पल है, पर हो सकता है कि तुम एक शॉर्टकट पर चल रहे हो। अगर तुम इस रास्ते से नहीं जाते तो तुम्हें घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना पड़ता। असल में अगर तुम सीधे चलते रहो तो एक न एक दिन तुम जरूर उजाले में पहुंचोगे। इतना कहते ही सुरंग ढह गई। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ दिनों बाद आवेई होश में आ गया। मूजिन ने एक और केस सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया था, लेकिन अचानक उसके पिता का फोन आया कि घर पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मूजिन घर वापस आया तो देखा कि उसका मरा हुआ भाई सोफे पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा है। बड़े भाई ने उसे बताया कि कल रात मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। मूजिन ने पूछा कि वो क्यों लड़ रहे थे। भाई ने उठकर कहा कि खुद ही पूछ लो। तभी उसकी माँ घर वापस आई और उनके साथ एक और आंटी भी थी। मूजिन को रोना भी आ रहा था और हंसी भी। ये लोग मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो आंटी एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई और बेटे को खाने के लिए बुलाया। मूजिन ने ऐसे ही बातों बातों में माँ से पूछा, हाल ही में आपकी कोई दोस्त गुजरी है क्या? यह सवाल सुनकर माँ हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? मूजिन ने कहा, वो जरूरी नहीं है, आप बस ये बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई। इस बात पर माँ ने एक लंबी सांस ली। वो और शुई 10 साल से ज्यादा से साथ में काम कर रही थी। पिछले महीने की शुरुआत में शुई 2 दिन काम पर नहीं आई क्योंकि शुई अकेली रहती थी, ना पति ना बच्चे। माँ को चिंता हुई तो वो शुई के घर देखने चली गई और नतीजा? मूजिन ने धीरे से पूछा, मौत का कारण क्या था? माँ ने बताया, हार्ट अटैक। सोचकर ही दुख होता है। मरने के 3 दिन बाद किसी को पता चला। शरीर पूरा अकड़ गया था। उस रात मूजिन घर पर ही रुका। वो यहाँ एक मिशन पर आया था। कल पिताजी ने उसे बताया था कि माँ आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो रोज काम पर मेकअप करके जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ कोरिया यूनिवर्सिटी में एक क्लीनर है। रोज ऐसे तैयार होकर जाने से काम करने में भी तो दिक्कत होती होगी। मुजिन अपने पिता की चिंता समझ गया। वो अपनी माँ का पीछा करने लगा। जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि माँ एक बूढ़े आदमी को हेलो कह रही है। दोनों काफी घुले मिले लग रहे थे। मुजिन को कुछ गड़बड़ लगी। वो भीड़ के साथ यूनिवर्सिटी में घुस गया। स्कूल में एक ट्रेनिंग चल रही थी और उसमें सिर्फ बूढ़े आदमी और औरतें ही थीं। सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मूजिन चुपके से क्लास में घुस गया। सुपरवाइजर स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए है। आखिरकार आप सब एक यूनिवर्सिटी में क्लीनर हैं। सुपरवाइजर बोलते बोलते एग्जाम पेपर बांटने लगा। मूजिन ने पेपर लेकर देखा। चाइल्ड का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक क्लीनर को ये सब ट्रेनिंग क्यों दी जा रही थी? पास में खड़ी शुई की आत्मा की सांसें तेज होने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और मूजिन शुई की यादों में पहुंच गया। 3 महीने पहले स्कूल ने अचानक ये क्वालिटी ट्रेनिंग शुरू की और आते ही लास्ट प्लेस एलिमिनेशन सिस्टम लागू कर दिया।
हर राउंड में कुछ लोगों को निकाल दिया जाता था और जिसे निकाला जाता उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता था। शुई और बाकी लोगों के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई सोशल सिक्योरिटी। वो समाज के सबसे निचले तबके से थे। अगर उनके पास कोई और रास्ता होता तो कौन सुबह से शाम तक ये काम करना चाहता। और इस उम्र में उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं मिलता और कंपनियां भी उन्हें नहीं रखती। अगर उनकी नौकरी चली जाती तो खाने के भी लाले पड़ जाते। इसलिए इस एग्जाम का रिजल्ट बहुत जरूरी था। लेकिन स्कूल के सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल थे और सुपरवाइजर लगातार उन पर दबाव बनाए जा रहा था, जिससे सब डरे हुए थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद म्यूजिन अपनी माँ को एक कैफे में ले गया और ट्रेनिंग के बारे में पूछा। माँ ने अपना दुखड़ा सुनाया। उनका काम पहले से ही बहुत मुश्किल है और अब उन्हें पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालना पड़ रहा है। अगर वो और शुई मिलकर पढ़ाई नहीं करती तो शायद वो अब तक नौकरी से निकाल दी गई होती। अब म्यूजिन को सब समझ आ गया। शुई की मौत हार्ट अटैक से होना कोई हादसा नहीं था, ये भारी काम के बोझ की वजह से हुआ था। माँ ने पूछा, तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? म्यूजिन ने गर्व से जवाब दिया, क्योंकि मैं एक लेबर लॉयर हूँ। तीनों जल्द ही स्कूल पहुँच गए। उन्होंने खुद को शुई का रिश्तेदार बताया और उसकी मौत का कारण पूछने लगे। सुपरवाइजर बात को घुमाने में माहिर था। वो बात को टालने की कोशिश करने लगा। उसने 2-3 बातों में ही शुई की मौत को एक हादसा बता दिया। म्यूजिन ने कहा, लेबर लॉ में साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई भी काम देने से पहले आपको एम्प्लॉय की सहमति लेनी होती है। सुपरवाइजर बहुत चालाक था। इस क्वालिटी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए हमने किसी को मजबूर नहीं किया। और वैसे भी ये ट्रेनिंग तो एक फ्री बेनिफिट है। क्या बॉस अगर पैसे देना चाहे तो उसे पहले एम्प्लॉय की सहमति लेनी पड़ेगी? म्यूजिन ने सुपरवाइजर को बीच में टोका। मैंने सुना है कि अगर कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता तो स्कूल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। ये तो एक तरह से हिस्सा लेने के लिए मजबूर करना ही हुआ ना। सुपरवाइजर बात को खींचता रहा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना या न करना काम के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसका एग्जाम पास करने या न करने से कोई लेना देना नहीं है। म्यूजिन ने तुरंत पूछा, अगर ट्रेनिंग एग्जाम में 0 मार्क्स आते हैं तो क्या ये खराब परफॉर्मेंस माना जाएगा? और क्या इसका असर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पर पड़ेगा? सुपरवाइजर ने रिकॉर्डिंग कर रहे फोन को देखकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? तीनों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। म्यूजिन क्लीनर अंकल जेन के पास गया, लेकिन अंकल जेन के पास वक्त कहाँ था। वो अपने रोज के काम में ही बहुत बिजी थे। शुक्र है झूझू बहुत स्मार्ट थी। वो लंच के टाइम पर सबसे बात करने चली गई। सब लोग एक छोटे से स्टोर रूम में बैठे थे। झूझू ने हैरानी से पूछा, स्कूल में कैंटीन नहीं है क्या? म्यूजिन की माँ ने झिझकते हुए कहा, सुपरवाइजर चाहते हैं कि हम भूत बनकर रहें, जितना हो सके लोगों की नजरों से दूर। ये सुनकर झूझू को बहुत गुस्सा आया। ये तो सरासर भेदभाव है। माँ ने कहा, हम क्लीनर्स हैं, हम रोज गंदे होकर काम करते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि इससे स्कूल की इमेज खराब होती है। सच तो ये है कि हमारी हालत फिर भी बहुत अच्छी है। सड़क साफ करने वाले क्लीनर्स तो सुबह 3 बजे काम शुरू करते हैं। शहर के असली भूत तो वो हैं, उनके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। म्यूजिन ने देखा कि खाने के वक्त बात बन सकती है, तो उसने सबको अपनी तरफ से खाना खिलाया। खाना शुरू होने से पहले उसने सबसे पूछा, आप सब इस ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं? माँ से अब और सुना नहीं गया। हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। नौकरी जरूरी है, लेकिन कम से कम हमें इंसान की तरह तो जीना चाहिए। आज शुई मर गई है, अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा शुई भी हो सकता है। अंकल जेन ने भी मौके पर कहा, क्या यहाँ मौजूद किसी को भी ये ट्रेनिंग सच में पसंद है? अंकल जेन के इतना कहते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। साफ था कि सब गुस्से में थे पर बोलने से डर रहे थे। म्यूजिन ने मौके पर चौका मारा। ट्रेनिंग ऑन एग्जाम लेबर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हम इस चीज का विरोध कर सकते हैं। जल्द ही स्कूल को खबर मिल गई कि क्लीनर्स इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। सुपरवाइजर अपने लोगों के साथ वहां आ धमका। उसने लीडर म्यूजिन को साइड में आकर बात करने को कहा, लेकिन म्यूजिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब सुपरवाइजर की दाल म्यूजिन के सामने नहीं गली तो वो बाकी एम्प्लॉयज पर अपना गुस्सा निकालने लगा। ये अपनी ड्यूटी छोड़कर भागना है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का गंभीर उल्लंघन है। स्कूल मैनेजमेंट किसी को भी कभी भी निकाल सकता है। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। माँ ने माइक छीन लिया और चिल्लाई कि स्कूल मैनेजमेंट उन्हें इंसान नहीं समझता। तभी एक स्टाफ मेंबर ने पलटकर जवाब दिया, स्कूल मैनेजमेंट तो पहले से ही बहुत मेहरबान है। उसने तुम्हें किसी लेबर कंपनी के जरिए नहीं रखा और तुम्हारे लिए एक रेस्ट रूम भी बनवाया है। ये बहुत नहीं है क्या? झूझू ने तुरंत जवाब दिया, ये तो उन्हें करना ही चाहिए था। इसमें कौन सा बड़ा काम है? जो काम करना उनकी ड्यूटी है। वो तुम्हारे मुंह से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान हो? दोनों तरफ बहस छिड़ गई। जल्द ही पुलिस आ गई और लीडर को पकड़ो वाले नियम के हिसाब से उन्होंने आते ही सबसे पहले म्यूजिन को गिरफ्तार कर लिया। सूरज ढलने के बाद
झूझू अपने किराए के घर लौटी और अपनी बहन के लिए आइसक्रीम लाई, लेकिन बहन ने ताना मारा, इतने साल हो गए सगी बहनें होकर, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे कौन वाली आइसक्रीम पसंद है। झूझू का मूड बहस करने का नहीं था। उसके जीजा को अभी अभी हिरासत में लिया गया था। बहन ये सुनकर हंस पड़ी, उस बेवकूफ ने फिर कोई मुसीबत मोल ले ली। झूझू को लगा कि उसके जीजा दिल के बुरे नहीं हैं। स्कूल के दिनों में वो वक्त निकालकर उसे पढ़ाते थे और पॉकेट मनी भी देते थे। उसकी तुलना में ये सगी बहन किसी काम की नहीं थी। अगले दिन मूजिन को उसकी पत्नी ने जमानत पर छुड़वा लिया। दोनों पति पत्नी काफी समय बाद मिल रहे थे। पत्नी को अब भी याद था कि उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन उन्होंने कुछ ही बातें की थी कि मूजिन को एक फोन आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स रेस्ट रूम में घुस गए थे। उन्होंने विरोध के बैनर छीन लिए और माँ और बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया। जब तक मूकोजिन पहुंचा, रेस्ट रूम को सील कर दिया गया था। किसी ने हड़ताल करने का सुझाव दिया। मूजिन ने सबको बताया, अगर हड़ताल करनी है तो पहले हमें एक यूनियन बनानी होगी और जब स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत फेल हो जाएगी तभी हम हड़ताल कर सकते हैं, ताकि हमें लेबर लॉ का प्रोटेक्शन मिले, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और स्कूल को हमें निकालने का अधिकार होगा। अंकल जेन ने खड़े होकर कहा, तो बना लेते हैं एक यूनियन। उसी दोपहर यूनिवर्सिटी क्लीनर्स यूनियन की स्थापना हुई। अंकल जेन उसके पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने सबकी तरफ से स्कूल मैनेजमेंट के सामने 3 मांगे रखी। पहली, ट्रेनिंग एग्जाम को खत्म किया जाए। इतना कहते ही सुपरवाइजर ने मना कर दिया। बातचीत फेल हो गई। अब सब लोग हड़ताल शुरू कर सकते थे। देखते ही देखते कई हफ्ते बीत गए। स्कूल में कचरे के ढेर लग गए। स्कूल मैनेजमेंट अब परेशान हो गया। उन्होंने बातचीत के लिए 3 लोगों को भेजा। मूजिन को लगा था कि प्रोफेशनल वकील आएंगे, लेकिन स्कूल ने 3 लॉ के स्टूडेंट्स को भेज दिया। उनकी मांग थी कि हड़ताल तुरंत रोकी जाए, वरना वो यूनियन पर कई इल्जाम लगाकर केस कर देंगे। मूजिन ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये अंकल आंटी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा, हम विक्टिम हैं। हमें गुनहगारों की मजबूरी जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंकल जेन का गुस्सा फूट पड़ा। हम गुनहगार कैसे हो गए? झूझू भी खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तुम लोग जल्द ही ग्रेजुएट हो जाओगे और फिर तुम भी वर्कर ही बनोगे। ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? लीडर स्टूडेंट ने कहा, हम लॉ पढ़ रहे हैं। भविष्य में हम वकील, प्रोसिक्यूटर और जज बनेंगे। हमारी गिनती आम वर्कर्स में नहीं होगी। मूजिन ने एक सीनियर होने के नाते पूछा, तुम लोगों ने लॉ पढ़ना क्यों शुरू किया? क्या कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए? मूजिन ने सबको पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन अंकल और आंटियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था। उन्हें लगा कि स्टूडेंट्स को जरूर स्कूल मैनेजमेंट ने धोखा दिया है, चाहे हड़ताल हो या न हो, वो लोग सच बताकर रहेंगे। शुई की आत्मा खड़ी हुई। वो मूजिन से एक मौका चाहती थी ताकि वो अपनी अनकही बातें कह सके। वो एक गरीब गांव के परिवार में पैदा हुई थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। वो एक अनाथ की तरह बड़ी हुई। पैसों की कमी के कारण उसे प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने बस कंडक्टर का काम किया, फैक्ट्री में वर्कर का काम किया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद क्लीनर का काम था। आखिर इस मामले में कौन सही था और कौन गलत? अगले दिन माँ एक खुफिया कैमरे वाला चश्मा पहनकर एग्जाम हॉल में गई। शाओयू ने एक खाली क्लासरूम से लाइव कमेंट्री शुरू कर दी। ये बेतुके सवाल देखकर इंटरनेट पर लोगों का दिमाग घूम गया, जैसे कि झांगसन का नाम लीसी क्यों नहीं है? एक हफ्ते में सिर्फ 7 दिन ही क्यों होते हैं? शाओयू ने लोगों को ये भी बताया कि अगर ये क्लीनर्स जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी बढ़ी, ये बात जल्द ही प्रिंसिपल तक पहुंच गई। एक फोन कॉल आया। एक स्टाफ मेंबर ने फोन लाकर दिया। सुपरवाइजर फोन पर बात सुनकर गालियां देने लगा और अपने आदमियों से सबके फोन छीनने को कहा, लेकिन लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। सुपरवाइजर चारों तरफ कैमरा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाओयू ने देखा कि माहौल गर्म हो चुका है। वो झूझू को लेकर एग्जाम हॉल में घुस गया। नतीजा ये हुआ कि कैमरा टूट फूट गया। शुक्र है कि झूझू के पास अभी भी फोन था। कैमरे को देखकर सुपरवाइजर ने उन पर केस करने की धमकी दी। माँ ने माइक छीनकर पूछा, क्या तुम लोग खुद इन सवालों के जवाब दे सकते हो? जैसे कि 5वां सवाल, स्कूल का एंथम कैसे गाया जाता है? सिर्फ 3 घंटों में। ये मामला टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। इससे उन कई सांसदों का ध्यान भी इस ओर गया जो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। उन्हें पहले अपनी यूनिवर्सिटी पर गर्व था, पर अब वो शर्म से मुंह छिपाना चाहते थे। जनता के दबाव में आकर प्रिंसिपल को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। क्लीनर्स के लिए चल रही ट्रेनिंग और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। जिन एम्प्लॉयज को पहले निकाला गया था, उन्हें भी वापस नौकरी पर रख लिया गया। मूजिन ने एक और केस सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उस रात मूजिन एक चौक पर गया जहां वर्कर्स के रखवाले का स्टैचू लगा था।
उस पर एक छोटी सी लाइन लिखी थी, लेबर स्टैंडर्ड्स लॉ का सम्मान करें, हम मशीन नहीं हैं। अचानक भगवान प्रकट हुए। उन्होंने मूजिन से पूछा, ये काम कैसा लग रहा है? मूजिन को लगा कि ये ठीक ठाक है। भगवान ने फिर पूछा, तुम्हारा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है, क्या इसे रिन्यू करना है? मूजिन ने कुछ देर सोचा और कहा, अगली बार जरूर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।